नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सीमा शुल्क निवारण विभाग ने बुधवार को केरल के कोझिकोड के करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 23 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया। समाजवादी पार्टी ने ऐन मौके पर गुपचुप तरीके से कई उम्मीदवार बदल लिए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी चीनी कोशिशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। नामांकन के लिए जा रहे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर एक युवक ने हमले का प्रयास किया। सीमा शुल्क निवारक विभाग ने बुधवार को केरल के कोझिकोड के करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 23 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया है। सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह देश में हाल के दिनों में पीली धातु की एक दिन की सबसे बड़ी खेप है। जो अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कीमती धातु को डेजर्ट स्ट्राम नाम के एक ऑपरेशन के तहत जब्त किया गया है। एक गुप्त सूचना के बाद शुरू किए गए दिन भर के अभियान में 7 उड़ानों के यात्रियों की तलाशी ली गई और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये यात्री विभिन्न खाड़ी देशों से कोझिकोड पहुंचे और सोना लेने आए कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन को राजस्व खुफिया निदेशालय और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी की एक टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। पूर्व में अधिकारियों ने पूरे केरल के विभिन्न हवाई पट्टों पर सोना जब्त किया था। पिछले साल अगस्त में सीमा शुल्क अधिकारियों ने कन्नौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था जब उन्होंने पाया कि उसने डबल लेयर जीन्स पहनी हुई थी जिसमें सोने की लेस वाली पेस्ट 14 लाख रुपए की थी। साल 2020 में कोझिकोड में एक यात्री को उसके चेहरे के मुखौटे में सोने पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अपने बच्चे को ले जा रही एक महिला यात्री को सोने की पानी की बोतल पकड़े हुए पाया गया था। अधिकारी के मुताबिक कैविटी में सोना छिपाना और सोने के कैप्सूल निकलना भी आम बात है। समाजवादी पार्टी ने ऐन मौके पर गुपचुप तरीके से कई उम्मीदवार बदल दिए हैं। स्थिति यह है कि पार्टी की ओर से घोषित सूची में नाम किसी और का है और बाद में नामांकन किसी और उम्मीदवार का है। ये समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसे में पार्टी के नेता दबी जुबान से यह भी कहने लगे हैं कि पर्चा दाखिल कर देना पार्टी का उम्मीदवार होने की गारंटी नहीं है। समाजवादी पार्टी अब तक 218 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। इसमें कई स्थानों पर टिकट भी बदलने पड़े हैं। पार्टी ने अलीगढ़ से सलमान को उम्मीदवार घोषित किया था, बाद में यहां से जफर आलम को उम्मीदवार बनाया गया। सहारनपुर के देवबंद सीट पर कार्तिकेय राणा और माबिया अली के बीच विवाद रहा। यहाँ कार्तिकेय मैदान में है। मार्च से सपा के संजय लाठर और रालौद उम्मीदवार योगेश ने पर्चा भर दिया था। अब संजय लाठर मैदान में है। इसी तरह जालौन जिले के कालपी सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रामपाल को पार्टी की पहली सूची में उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में उन्हें मना कर दिया गया। यहां से कांग्रेस से आए विनोद चतुर्वेदी ने सपा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। कुछ ऐसी ही स्थिति बांदा के नरेरी की भी है। यहाँ पार्टी ने दत्तू प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन पर्चा भरा है जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष किरण वर्मा ने। सपा की ओर से जारी सूची में कानपुर के किदवई नगर से ममता तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया गया था, जबकि पर्चा भरा है अभिमन्यु गुप्ता ने। कुछ ऐसी ही स्थिति अन्य सीटों पर भी बनी हुई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी चीनी कोशिशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को शर्मनाक बताया। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चीन ने पहले हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया, अब हमारे नागरिकों का अपहरण व टॉर्चर कर रहा है। मोदी जी चुपचाप अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ एक खबर को भी साझा किया। इसमें लिखा गया है, अरुणाचल से भाजपा सांसद तापिर गांव ने कहा है कि चीन लगातार हमारे लोगों को उठा रहा है, सरकार इसका हल निकाले। दरअसल पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश से चीनी सेना द्वारा एक युवक के अपहरण की खबर सामने आई थी। मीराम तेराम नाम के युवक बाद में चीन में मिला है। 27 जनवरी को उसे भारतीय सेना को वापस किया गया। मीराम के पिता ने आरोप लगाया कि चीनी सेना द्वारा अपहरण किए जाने के बाद उनके बेटे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। उसे लातों से मारा गया, इलेक्ट्रॉनिक शॉक भी दिए गए। इससे उसका बेटा सदमे में चला गया है। पिछले दिनों चीनी द्वारा अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा पर गांव बसाने की भी खबरें सामने आई हैं। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी साझा की गई थी। पेंटागन की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों ने इसका खंडन किया था। सेना के सूत्रों ने कहा था कि चीन द्वारा गांव अपने कब्जे वाली जमीन पर बसाया गया है। भारत की नियंत्रण वाली जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया। भारतीय सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है।
यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी नेता और सांसद आजम खां को अभी राहत नहीं मिल पाई है। 2 साल से जेल में बंद आजम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। मामला जिस बेंच में सूचीबद्ध था उसके अध्यक्ष जस्टिस नागेश्वर राय उपलब्ध नहीं है, इस वजह से बेंच नहीं बैठी। आजम खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और प्रयागराज शहर में पश्चिमी से भाजपा के उम्मीदवार सिद्धार्थ नाथ सिंह पर जानलेवा हमले की कोशिश भी हुई है। ये घटना तब हुई जब सिद्धार्थ नाथ अपना मूल्यांकन करने जा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद से ब्लेड और जहर बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन बसपा में 364 दंगे और प्रदेश में हुए। सपा में 2012 से 2017 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए। बीते 5 सालों में कोई दंगा आतंकी घटना नहीं हुई। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जो है उसको गिनाते हुए लोगों से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की। नामांकन के लिए जा रहे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पर एक युवक ने हमले का प्रयास किया है। इससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से ब्लेड और केमिकल बरामद किया गया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह बृहस्पतिवार को नामांकन करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच एक युवक जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है उसे मंत्री पर हमले का प्रयास किया। वह मंत्री तक पहुंच पाता कि लोगों ने उसे दबोच लिया। इससे हड़कंप मच गया। उसे तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया गया। भाजपा पार्षद अखिलेश सिंह ने बताया कि मौके पर वह भी मौजूद थे। आरोपी युवक सिद्धार्थ तक नहीं पहुंच सका था। सिद्धार्थ अपने कार्यालय से नामांकन के लिए निकल चुके थे और इसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सीमा शुल्क निवारण विभाग ने बुधवार को केरल के कोझिकोड के करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 23 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया। समाजवादी पार्टी ने ऐन मौके पर गुपचुप तरीके से कई उम्मीदवार बदल लिए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी चीनी कोशिशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। नामांकन के लिए जा रहे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पर एक युवक ने हमले का प्रयास किया। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को गुंडा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। चंद्रयान 2 मिशन के लगभग 2 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल अगस्त महीने में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा। इस बात की जानकारी भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दी है। संसद में चंद्रमा मिशन को लेकर हो रही देरी के ऊपर सवाल किया गया था। अंतरिक्ष विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि चंद्रयान 2 और मिशन से सबक लेते हुए वैश्विक विशेषज्ञों से राय लेकर मिशन चंद्रयान 3 के लिए कार्य जारी किया गया। विभाग ने आगे बताया कि इस मिशन के लिए जरूरी सभी जांच और टेस्ट को पूरा कर लिया गया है। चंद्रयान 3 को इस साल अगस्त महीने में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 में हो रही देरी के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कई मिशन में कोरोना महामारी के कारण देरी हुई है। अंतरिक्ष क्षेत्र के मामले में सुधारों और मांग संचालित मॉडल के अनुसार यह परियोजनाएं अब भी प्राथमिकता में है। चंद्रयान 3 मिशन अपनी प्रेरणा साल 2008 के अक्टूबर महीने में लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 मिशन से लेगा। इसने चंद्रमा की सतह पर जल की खोज जैसे बड़े कार्य किए थे। चंद्रयान 3 साल 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी देखने को मिली है। संसद
का बजट सत्र जारी है। कोरोना महामारी के चलते दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। इन सब के बीच आज राज्यसभा के लिए दिन अच्छा रहा क्योंकि सांसदों ने सदन में बाधा नहीं पहुंचाई। राज्यसभा को व्यवधान मुक्त दिवस बनाने के लिए सभापति वेंकैया नायडू ने सभी सांसदों को बधाई भी दी है। जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर अपने भाषण से लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। सांसद ने राहुल गांधी के खिलाफ सदन की अवमानना का नोटिस भी दिया है। भाजपा सांसद ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी की मानसिकता जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत का है। कल लोकसभा में उनका दिया भाषण देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश थी। आज उनके खिलाफ लोकसभा स्पीकर को विशेषाधिकार हनन व गलत बयानबाजी का नोटिस दिया गया। भाजपा सांसद को अब अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को बजट को समझाने की जिम्मेदारी मिली है। सभी सांसद लोगों को इसके फायदे भी बता रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के 1098 न्यायाधीशों में से हमारे पास 83 महिला न्यायाधीश हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नेतृत्व वाले कोलेजियम से पूछ रहा हूं कि न्यायाधीशों के लिए नामों की सिफारिश करते हुए महिला, पिछड़े समुदाय, SC ST को प्राथमिकता दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम बजट में लगातार दूसरी बार कोरोना टीकाकरण को स्थान दिया है। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार टीकाकरण के बजट में 70% की कटौती की गई है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारियों का कहना है कि इस कटौती के बाद भी टीकाकरण के लिए पर्याप्त बजट है। नाम ना छापने की शर्त पर मंत्रालय जो है, एक अधिकारी ने कहा है कि उनके कुछ दिन या महीने या कई वैक्सीन हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार हर वैक्सीन को खरीद नहीं सकती है। ना ही सरकार ने प्रत्येक वैक्सीन की खरीद को लेकर कभी कोई दावा किया है। इसी तरह एहतियाती खुराक को लेकर बात करें तो यह भी अब स्पष्ट है कि जोखिम समूह को छोड़ अन्य वर्ग के लिए वैक्सीन की इस तीसरी खुराक का फिलहाल कोई असर नहीं है। अभी तक के साक्ष्यों के आधार पर राष्ट्रीयकरण टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह ने भी हर किसी को एहतियात खुराक देने की सिफारिश नहीं की, इसलिए सरकार ने बजट में एहतियाती खुराक को लेकर विचार नहीं किया। जानकारी के अनुसार सरकार ने आम बजट में टीकाकरण को 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जो कि पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 70% कम है। पिछले वर्ष सरकार ने आम बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए तय किए थे। बाद में संशोधित होने के बाद 39,000 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया था, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए भी खर्च हुए थे। देश में अब तक 167 करोड़ से भी अधिक टीकाकरण पर यह बजट खर्च हुआ है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने गुरुवार को कहा है कि चीन सीमा पाक पर अभी जो है सिर्फ जंग का ट्रेलर दिख रहा है। सूचना तंत्र के समय में यह युद्ध साइबर स्पेस नेटवर्क के जरिए लड़ा जा रहा है। हमें इसी के आधार पर भविष्य के लिए युद्ध का मैदान तैयार करना होगा। दरअसल सेना प्रमुख एक ऑनलाइन सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान व चीन से उत्पन्न हो रही चुनौतियों पर कहा कि सीमा पर भारत भविष्य में होने वाले टकराव पर ट्रेलर देख रहा है। विरोधी देश अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश जारी रखेंगे। भविष्य में बड़े युद्धों की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उत्तरी सीमा पर आधुनिक तकनीक वाले साजो सामान से लैस सक्षम बलों को तैनात करने के लिए जरूरत है। और चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना सेना प्रमुख ने कहा कि परमाणु सक्षम पड़ोसियों के साथ विवादित सीमाएं उन पर प्रायोजित छद्म युद्ध, सुरक्षा तंत्र और संसाधनों की जरूरत को रेखांकित कर रहा है। सूचना प्रणाली के दौर में यह ट्रेलर नेटवर्क साइबर स्पेस के रूप में सामने आ रहे हैं। इनके जरिए अस्थिर और सक्रिय सीमाओं पर साजिश रची जा रही है। जनरल नरवणे ने कहा कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें वास्तविकता का एहसास होगा। इसी वास्तविकता के आधार पर हमें कल के युद्ध की तैयारी भी करनी होगी। हमें इन ट्रेलरों के आधार पर भविष्य का युद्ध का मैदान तैयार करना होगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सीमा शुल्क निवारण विभाग ने बुधवार को केरल के कोझिकोड के करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 23 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया। समाजवादी पार्टी ने ऐन मौके पर गुपचुप तरीके से कई उम्मीदवार बदल लिए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी चीनी कोशिशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। नामांकन के लिए जा रहे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर एक युवक ने हमले का प्रयास किया। यूपी में पूरे किए
जनता से किए हुए वादे ये वादे पूरे किए। और आगे आगे देखिए, यूपी में फिर चलेंगी जरूर चलेंगी। मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ भैया, हाँ सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। सबकी मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। काशी विश्वनाथ देखो सवारा है, राम लला का भी मंदिर हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। आगे फिर से बीजेपी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय सेना की उत्तरी व पूर्वी कमान के नए कमांडर इन चीफ चार्ज लेते ही पाक और चीन को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। दोनों सैन्य अधिकारी सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सेना के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। यह समीक्षा बैठक भारत चीन व भारत पाकिस्तान सीमा पर हालिया बदलाव के मद्देनजर आयोजित की जा रही है। हाल ही में उप सेना प्रमुख का पदभार संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पहली बार इस बैठक का हिस्सा है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उत्तरी कमान के कमांडर हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने भी 1 फरवरी को पूर्वी कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उपेंद्र द्विवेदी ने लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी की जगह ली है, जो सोमवार को सेना निवृत्ति हो गए हैं। वहीं आरपी सिंह कलिता ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है। मनोज पांडे को भारतीय सेना में उप प्रमुख के तौर पर तैनाती दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 1984 में जम्मू और कश्मीर राइफल में शामिल हुए थे। वह सैनिक स्कूल रीवा व राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी रहे हैं। वहीं आरपी कलिता को भी 1984 में 9 कुमाऊं में कमीशन किया गया था। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य की 108 नगर पालिकाओं के चुनाव इसी महीने 27 फरवरी 2022 को होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव परिणाम की तारीखों की घोषणा नहीं की है। आयोग के अधिकारी ने बताया है कि 27 फरवरी को 108 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को 8 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। मतगणना की तारीख आगे भी बताई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच ऊंचाई वाले भागों में रात से बर्फबारी व निचले भागों में बारिश हो रही है। प्रदेश के लाहौर, स्पीति और किन्नौर, शिमला, सोलन, मंडी, सिरमौर, चंबा व कांगड़ा जिले के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, चायल ने भी बर्फबारी और सफेद चादर जो है वो दिख रही है। जलोठी दर्रा से लेकर रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, सोलांग नाला और अटल टनल के साउथ व नॉर्थ पोर्टल मनाली सहित पूरी लाहौल घाटी में 1 से 3 फीट तक बर्फबारी हुई है। दारचा में रात को 2 जगह हिमस्खलन हुआ है, जबकि लाहौर और पांगी किलाड़ का कुल्लू मनाली से संपर्क कट गया है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की ओर से गुरुवार को सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 3 NH व 1 स्टेट हाईवे समेत 259 सड़कें यातायात के लिए ठप है। शाम तक बंद सड़कों की संख्या और बढ़ेगी। इसके साथ ही 477 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। वहीं 27 जो है पेयजल योजनाएं भी इस तरीके से पूरी तरह बाधित है। सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति में, शिमला और कुल्लू जिले में बंद हैं। प्रदेश में बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। बर्फबारी वाले इलाके में लोगों की जो है दुश्वारियां भी बढ़ी हैं। शिमला, कुफरी, देहा, नारकंडा और खड़ा पत्थर में भारी बर्फबारी से ऊपरी शिमला के में जो है वो यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। शिमला में भी वाहनों की आवाजाही बंद है।
लक्कड़ बाजार मार्ग सुबह से ही बंद हो गया था। बर्फबारी से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसों की आवाजाही ठप होने से लोग पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। साल 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में एक और गवाह आज अदालत से मुकर गया है। यह 17वां गवाह है जो कि गवाही देने से इनकार उसने कर दिया है। इतना नहीं, उसने अदालत में महाराष्ट्र एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा है कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे 3-4 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया। उसने कहा कि इस मामले में उसे आरएसएस नेताओं का नाम लेने के लिए जबरन मजबूर किया गया था। गौरतलब है कि 28 दिसंबर को 15वें गवाह ने भी बयान से पलटते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए थे और कहा था कि एटीएस की ओर से उस पर दबाव था कि वह योगी आदित्यनाथ का इस मामले में नाम ले। इसके अलावा आरएसएस के सीनियर नेता इंद्रेश कुमार और स्वामी असीमानंद का नाम लिए जाने का दबाव डालने का आरोप लगाया गया था। साल 2008 में 29 सितंबर की रात 9 बजे 35 मिनट पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था। यह धमाका LML मोटरसाइकिल में हुआ था और इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में मामला ये दर्ज किया गया। क्योंकि यह मामला आतंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसकी जांच भी जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र एटीएस को दी गई। 31 अक्टूबर 2008 को FIR में यूपीए और मकोका की धारा लगाई गई थी। इस केस में भारत ने अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हरा दिया है। अब फाइनल में टीम इंडिया इंग्लैंड से 5 फरवरी यानी कि शनिवार को खेलेगी। भारत के पास 5वीं बार चैंपियन बनने का मौका है। इससे पहले टीम 2008, 2012 और 2018 में विश्व कप जीत चुकी है। सेमीफाइनल में भारतीय कप्तान यश धूल ने 110 रन और शेख रशीद ने 94 रन की जो है पारी खेली। इसके अलावा भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश बाना ने 4 गेंदों पर नाबाद 20 रन बनाए। उन्होंने चारों गेंदों पर बाउंड्री लगाई। इसमें 2 चौके और 2 छक्के भी शामिल हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 या इससे ज्यादा गेंद खेलते हुए हर गेंद पर बाउंड्री चढ़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 37 रन पर अपने दोनों ओपनर्स अंगकृष्ण रघुवंशी और हरनूर सिंह को विकेट जो है उनका चला गया था। इसके बाद शेख रशीद और यश धूल ने तीसरे जो विकेट के लिए जो है साझेदारी करी और उसके बाद उन्होंने अपने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे मैच को उन्होंने अपने हक में कर पाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। सीमा शुल्क निवारण विभाग ने बुधवार को केरल के कोझिकोड के करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 23 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया। समाजवादी पार्टी ने ऐन मौके पर गुपचुप तरीके से कई उम्मीदवार बदल लिए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी चीनी कोशिशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। नामांकन के लिए जा रहे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर एक युवक ने हमले का प्रयास किया।